हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को। तो इसके पहले हमने टाइमिंग एंड कंट्रोल को पढ़ा था, तो आज हम इंस्ट्रक्शन साइकिल को क्लियरली देखने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब जब आपका एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और उसके एग्जीक्यूशन तक क्या क्या काम होते हैं वो उसकी साइकिल में आते हैं। तो बेसिकली 4 फेज होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है मेमोरी से, मतलब इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाता है। फिर उसको डिकोड किया जाता है, मतलब उसका मीनिंग समझा जाता है कि वो क्या करने वाला है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिसमें इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना होता है मेमोरी से, अगर उनमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ किया गया है तो। अगर उनमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ नहीं किया गया है तो उनको रीड नहीं करना पड़ता, मतलब इफेक्टिव एड्रेस को रीड नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट जो एड्रेस दिया जाता है उस पर हमें डेटा मिल जाता है। लास्ट में वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो 4 फेज हैं, फैच, डिकोड, बेसिकली 3 फेज हैं, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। लेकिन फैच, डिकोड और अगर रीडिंग करना होता है इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस को तो वो एक फेज और बढ़ जाता है और फिर एग्जीक्यूशन होता है। तो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। जैसे ही 4th स्टेप आपका कंप्लीट होता है तो कंट्रोल फिर से आपका फर्स्ट स्टेप पे जाता है, मतलब फैचिंग करता है, फिर डिकोडिंग करता है और फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और यही आपकी प्रोसेस कंटिन्यू रहती है अनटिल एंड अनलेस एक हॉल्ट इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन मतलब कि अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए हॉल्ट, जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट माना जाए। ये हम मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या असेंबली लैंग्वेज आप बोल सकते हैं इसको। तो पहला फेज जो है फैच एंड डिकोड है ना, पहला और दूसरा, सॉरी, है ना, फैच पहला फेज है, डिकोड दूसरा फेज है। इन दोनों को हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। फैच एंड डिकोड में सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम काउंटर है फैचिंग करना है। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम में जो पहला इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में रहेगा। आपका सीक्वेंस काउंटर हमेशा 0 पे रहता है जैसे ही आपका प्रोग्राम शुरू होता है, और ये जो 0 पे रहता है ये आपको टाइमिंग सिग्नल T0 प्रोवाइड करता है। फिर आपका जो सीक्वेंस काउंटर है या तो वो क्लियर होता है या फिर इंक्रीमेंट होता है। तो शुरुआत में वो क्लियर होता है और फिर वो इंक्रीमेंट होता है हर एक क्लॉक पल्स के साथ, और जिससे आपको टाइमिंग सिग्नल कौन कौन से मिलते जाते हैं, T0, T1, T2, T3, तो T15 तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन फैच होता है पहला, तो कौन से माइक्रो ऑपरेशंस आपके उस फैच से एसोसिएट होते हैं और डिकोड से, फैच और डिकोड से कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस एसोसिएट होते हैं और उनके साथ कौन कौन से टाइमिंग सिग्नल एसोसिएट होते हैं, वो यहाँ पर कुछ रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट से बताया है ना, क्योंकि जो ट्रांसफर हो रहा है वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। T0 पर लिखा हुआ है ARPC, मतलब PC का डेटा AR में जा रहा है। ठीक है, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर का डेटा, AR मतलब एड्रेस रजिस्टर में जाएगा, क्योंकि एड्रेस रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जो डायरेक्टली मेमोरी से कनेक्ट होता है। अदरवाइज बाकी सारे रजिस्टर और मेमोरी आपके बस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन एड्रेस रजिस्टर डायरेक्टली अपना डेटा मेमोरी पर सेंड कर सकता है, एड्रेस अपना मेमोरी पर सेंड कर सकता है। इसलिए प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है वो कहाँ पर चला जाएगा, एड्रेस रजिस्टर में चला जाएगा। हमने टाइप ऑफ रजिस्टर पढ़े थे बहुत सारे, वहां से आप देख सकते हो ये सारे रजिस्टर हैं। T1 टाइम पर क्या होगा, उस एड्रेस रजिस्टर में जो भी मेमोरी वर्ड लिखा है वो जाएगा आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और प्रोग्राम काउंटर आपका 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अब पढ़ेगा तो वो एड्रेस अपना चेंज करेगा। फिर आपका
T2 में क्या होगा, डिकोडिंग होगी। यहाँ पर आपका फैचिंग हो गया T0 T1 में, डिकोडिंग आपकी होगी T2 टाइम में। तो D0 से D7 तक जो बिट होती है वो डिकोड होके आएंगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपने इसके पहले पढ़ा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 12 बिट से लेके 14 बिट तक की जो बिट होती हैं वो एक डिकोडर में जाती हैं, जिसका आउटपुट होता है D0 से लेके D7। तो वो आपका वहाँ से आ जाएगा, वो डिकोडिंग हो जाएगी। कॉमा लगा के नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन 3, क्योंकि 3 एक साथ एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पर माइक्रो ऑपरेशन। AR में आपका जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के 0 से लेकर 11 बिट तक, एड्रेस रजिस्टर में आपके चला जाएगा, क्योंकि फिर से हमको एड्रेस रजिस्टर की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फिर से हमें मेमोरी से कम्युनिकेट करना है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की 0 से लेकर 11 बिट एड्रेस रजिस्टर में जाएगी, और IR की 15th बिट लास्ट बिट आई वाले फ्लिप फ्लॉप में चली जाएगी। ये तीनों काम T2 टाइम पर होंगे। ठीक है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसके पहले वाला देख लेंगे वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। अब आगे की बात करते हैं, तो ये माइक्रो ऑपरेशंस आपके परफॉर्म होंगे, इनको डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। ये जो डायग्राम है ये एक पार्शियल डायग्राम है, ये T0 T1 टाइमिंग का कंट्रोल सिग्नल के साथ आपका एसोसिएशन बता रहा है। तो बेसिकली जो कंट्रोल सिग्नल है वो यहाँ पर है S0 S1 S2। ठीक है, इससे इस कंट्रोल से ये पता चलता है कि बस पे जो आपकी बस है उस पे किस रजिस्टर का डेटा जा रहा है, किस रजिस्टर का डेटा किस बस से किस रजिस्टर पे डेटा जा रहा है और किस रजिस्टर का डेटा बस पर आ रहा है। तो T0 में क्या हो रहा है, यहाँ साइड में मैंने लिख रखा है T0 अचीव द फॉलोइंग कनेक्शंस। कौन कौन से कनेक्शन T0 अचीव कर रहा है। T0 टाइम में हो क्या रहा है, जो प्रोग्राम काउंटर है उसका डेटा पहले बस में जाएगा, डायरेक्टली आपका डेटा AR में नहीं जाएगा, बस में जाएगा पहले, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर और एड्रेस रजिस्टर के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन आपको यहाँ देखने नहीं मिलेगा। ये कॉमन बस को हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्टर हैं उनका डेटा पहले बस से में जाएगा और बस से फिर एड्रेस रजिस्टर में जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर का डेटा बस में जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर के आगे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन लाइन है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाइनरी में हम ऐसा लिखेंगे जिससे कि डेसिमल में 2 हो जाए, 0 1 0। जब ये सिलेक्शन इनपुट्स रहेंगे तभी प्रोग्राम काउंटर का डेटा बस में जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, T0 में एक काम और होगा, क्योंकि पूरा प्रोग्राम काउंटर का डेटा एड्रेस रजिस्टर में जाना है, तो पहले वो बस में गया, फिर ट्रांसफ़र किया बस के कंटेंट को एड्रेस रजिस्टर में। वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, जो एड्रेस रजिस्टर है उसका लोड इनपुट जो है वो इनेबल करना होगा। तो लोड इनपुट जैसे ही इनेबल होगा वो T0 टाइमिंग से इनेबल होगा, तो वो लोड इनपुट इनेबल जैसे ही होगा बस का डेटा एड्रेस रजिस्टर में चला जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर से बस में गया और बस से एड्रेस रजिस्टर में चला गया। T1 में क्या होगा, T1 में ये कनेक्शंस आएंगे। T1 टाइम में पहले तो रीड इनेबल किया जाएगा रीड इनपुट को, है ना, मेमोरी रीड करना है। फिर आपका जो कंटेंट है मेमोरी का वो बस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर मेमोरी के आगे लिखा है 7, तो S2 S1 S0 को की वैल्यू होनी चाहिए 1 1 1। तो आपका जो कंटेंट है मेमोरी का वो बस में जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो बस में चला गया, अब बस से वो कंटेंट कहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, क्योंकि आपका डेटा फाइनली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भेजा जाना है। मेमोरी पहले रीड होगा एड्रेस रजिस्टर से, तो आपने इनेबल कर दिया रीड इनपुट को, फिर आपने कंटेंट को बस में भेजा, फिर आपने जो कंटेंट है बस में उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आप वापस लेके आए। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा कैसे लाएंगे, वही लोड इनपुट को आप इनेबल करेंगे T1 टाइम से, फिर आप प्रोग्राम काउंटर जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा उसके INR इनपुट को इनेबल करके, तो प्रोग्राम काउंटर INR इनपुट से इनेबल हो जाएगा। तो ये सारे कनेक्शंस आपको T1 में करने पड़ेंगे। अभी यहाँ हमने T2 की बात नहीं की है, T2 को हम आगे लेके चलेंगे। तो ये पार्शियल आपका कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पर बताए गए हैं।
T0 को यहाँ समझाया गया है, T1 को यहाँ समझाया गया है। अब हम इंस्ट्रक्शन का टाइप कैसे डिटरमाइन करते हैं, यही चीज़ होती है जो डिकोडिंग में की जाती है। फैचिंग हो गया, अब डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग में हमें टाइम T3 में हम पता करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके लिए हमें ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट समझना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया, आपका जो सीक्वेंस काउंटर है वो 0 पे सेट होगा। T0 में क्या हुआ है, एड्रेस रजिस्टर में प्रोग्राम काउंटर का डेटा चला गया, प्रोग्राम काउंटर से ट्रांसफर हो गया एड्रेस रजिस्टर में। T1 में क्या हुआ, जो मेमोरी वर्ड AR पे था वो कहाँ चला गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला गया, प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीमेंट हो गया। T2 डिकोडिंग स्टार्ट हुई, तो T2 में ऑपरेशन कोड को डिकोड किया गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 12 से लेके 14 तक की जो बिट थी वो ऑपरेशन कोड की थी। एड्रेस रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 0 से लेकर 11 बिट गई, और आई में गया आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 15th नंबर का बिट। अब आई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने 3 तरीके के इंस्ट्रक्शंस पहले बताए थे, रजिस्टर ट्रांसफर, इनपुट आउटपुट और मेमोरी रेफरेंस। तो आपका पहले तो D7 की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो आपका मतलब D7 मतलब कि आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो 3 है 12 से लेके 14 तक की बिट पर डिपेंड करता है कि आपके कौन से वो इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो D7 की वैल्यू अगर 0 है, मतलब 000 ऐसा आ रहा है यहाँ पे, तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होंगे। और D7 की वैल्यू अगर 1 है, मतलब कि 111 है, तो यहाँ पर आपका मतलब D7 की वैल्यू मतलब आपका डिकोडर जो 0 से लेकर 7 तक आ रहे हैं ना, तो D7 आपका आएगा जब आपका ऑपकोड 111 होगा, तब D7 होगा। और जब आपका ऑपकोड 000 से लेकर 010 तक कहीं भी चलेगा तो आपका मेमोरी रेफरेंस पे चला जाएगा। तो D7 अगर 1 है, मतलब 111 आपका आ रहा है, तो आपके रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउटपुट होंगे, और इसके अलावा आपके मेमोरी रेफरेंस होंगे। अब इसमें भी फिर देखना पड़ता आई बिट को, लास्ट वाली बिट को। अगर मान लो D7 1 है, तो फिर हम आई को देखेंगे। आई की वैल्यू अगर 1 है तो आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर होगा, और 0 है तो आपके रजिस्टर रेफरेंस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होंगे, अदरवाइज 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होंगे। तो अगर आपके आई इज इक्वल टू 1 है तो आपको एग्जीक्यूट क्या करना है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और एससी को दोबारा से 0 पर सेट कर देना है। अगर आपकी आई की वैल्यू 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और एससी को आपको 0 कर देना है। मेमोरी रेफरेंस की बात करते हैं। मेमोरी रेफरेंस में आई इज इक्वल टू 1 और 0 पर, आई इज इक्वल टू 1 पर आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं और 0 पर आपके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या करना होता है, जो आपका मेमोरी एड्रेस है, जो भी एड्रेस है उस पर आपका एक एड्रेस होता है, और डायरेक्ट में आपका कुछ नहीं रहता है, वहाँ पर आपका डेटा रहता है, और फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो और आपका जो एससी है उसको 0 पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो साइड में ये जो साइड में मैंने लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ये 4 डिफरेंट मोड हैं इंस्ट्रक्शंस के, है ना। एक तो आपका मेमोरी में डायरेक्ट और मेमोरी में इनडायरेक्ट, फिर रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट। तो अगर D-7 मतलब D की वैल्यू 0 है, I की वैल्यू 1 है और T3 एक्टिव है, तो आपका होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर में आपको एक एड्रेस मिलेगा। अगर आपका D7 की वैल्यू 0 है, मतलब डैश लगा है, I डैश मतलब कि 0 है वैल्यू, T3 एक्टिव है, तो आपका कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। D7 की वैल्यू 1 है, I डैश मतलब 0 है, T3 है, तो आपको रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और D7 अगर 1 है, I की वैल्यू भी 1 है और T3 है, तो आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से हम डिकोडिंग को समझ पाए हैं, हम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिटरमाइन कर पाए हैं। इसके बाद हम एक एक टाइप के इंस्ट्रक्शन को, मतलब रजिस्टर रेफरेंस को, इनपुट आउटपुट को, मेमोरी रेफरेंस को डिटेल में समझेंगे, और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।